गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट एसएसटी पोल साइंस लेसन 5 पार्ट 1 संस्थाओं का कामकाज। आज हम इसके इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्था यानी कोई भी हो सकती है जिसके कामकाज अलग अलग होते हैं। हमारी सरकार क्या होती है, एक संस्था होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसे ही हम सरकार कहते हैं। सरकार के द्वारा अलग अलग संस्थाएं मनोनीत की जाती हैं जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, जो हमारे शासन प्रशासन को सही तरीके से चलाते हैं, उसे हम संस्था या सरकार कहते हैं। संस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमारी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्मिलित है। इससे पहले आता है हमारा सरकार। सरकार किसे कहते हैं? सरकार वह होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, एक ऐसी संस्था जो लोगों के द्वारा मनोनीत की जाती है, चुनी जाती है, उसे हम सरकार कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें, संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुरक्षित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उसकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उसकी निगरानी करती है। कहने का भाव यह है कि लोगों के द्वारा एक ऐसी संस्था चुनी जाती है जो हमारी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करती है, उन संसाधनों की निगरानी करती है जो हम यूज करते हैं, हमारी रक्षा करती है, उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मनोनीत की जाती है, यानी अलग अलग समय में अलग अलग क्षेत्रों में मनोनीत की जाती है। इसको लोगों के द्वारा वोट देकर चुना जाता है, इसे हम सरकार कहते हैं। इसके बाद आता है विधायिका। इस सरकार को यानी जो संस्थाएं होती हैं उनके कामकाज के आधार पर उन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है विधायिका, जनप्रतिनिधियों की सभा जिसके पास देश का कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी जो कानून बनाता है उसे हम विधायिका कहते हैं। यानी लोगों के द्वारा क्या कार्य किए जाने चाहिए, क्या नहीं किए जाने चाहिए, किस पर उनको सजा दी जा सकती है, कौन सा कार्य कानून के तहत है और कौन सा कानून के विरुद्ध है, ये सब विधायिका निश्चित करती है। विधायिका के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाता है जो जनप्रतिनिधियों के हक में है। कानून बनाने के अतिरिक्त विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है। इन्हीं को हम विधायिका कहते हैं। यानी विधायिका के द्वारा विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से किया जाता है और सही ढंग से उन्हें मनोनीत किया जाता है, इसे ही हम विधायिका कहते हैं। विधायिका मुख्यतः हर क्षेत्र यानी विधायिका को बनाने का कार्य विधेयक का होता है। विधेयक क्या होते हैं? विधेयक ऐसे नियम या ऐसे कानून होते हैं जो जन यानी लोगों के अधिकारों के बारे में सोचकर बनाए जाते हैं, उन्हें हम विधेयक कहते हैं। एक विधेयक पारित कब होता है? जब सभी की रजामंदी हो, यानी सबसे पहले राज्यसभा के अंदर एक विधेयक पारित होता है, उसके बाद इसको हम आगे तक सुचारू रूप से चलाते हैं और बाद में ये संविधान में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और बाद में ये विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अगर सभी की रजामंदी होती है तो ही इसे कानून के तहत धारा में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद आता है कार्यपालिका। व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, फैसला करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। यानी कहाँ पर आपको पुल बनाना है, कहाँ पर आपको विद्यालय की परमिशन देनी है, कहाँ पर हॉस्पिटल बनाना है,
यानी अनेक प्रकार के ऐसे अधिकार जो एक व्यक्ति खुद नहीं ले सकता, उसको आगे रजामंदी लेनी पड़ती है, आगे उसको पारित करवाना पड़ता है जब वो इनके लिए परमिशन देता है। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो व्यक्तियों का ऐसा निकाय यानी ऐसा समूह जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने, यानी नीति का मतलब हो गया कि कहाँ पर क्या चीज़ व्यवस्थित करनी है, कौन सा विद्यालय कहाँ खोलना है, कैसे क्या प्रक्रिया करनी है जो हमारे लोगों के हित में हो, उन सभी के लिए एक नीति बनाई जाती है, एक योजना बनाई जाती है। फैसला करने और उन नीतियों यानी योजना के तहत फैसला लिया जाता है और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। इसके बाद आता है आपका न्यायपालिका। एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों को निपटाने का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। यानी जो न्याय करती है, लोगों के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखती है, उसे हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर शांति बनाए रखना और अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना होता है। इसके बाद आता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार का मतलब होता है, आप सरकार का अर्थ तो समझ गए होंगे कि सरकार क्या होती है। सरकार एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। और गठबंधन सरकार क्या होती है, यानी गठबंधन सरकार वह होती है जिसके द्वारा, यानी मान लीजिए कि किसी क्षेत्र, हमारे विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार मुहैया होगी। यानी किसी क्षेत्र में बीजेपी हुई है, कहीं पे बीएसपी हुई है, कहीं पे आप हुई है, कहीं पे कांग्रेस हुई है, यानी अलग अलग संस्थाएं हैं ये। और इनको सरकार कौन बनाता है? सरकार बनाते हैं लोग, यानी इनको चुनकर लोग बनाते हैं। तो कहीं पे अगर आपकी बीजेपी होगी, कहीं पे आपकी आप हो गई, और कहीं पे बीएसपी होगी, कहीं पे कांग्रेस होगी। तो अगर बीजेपी के अलग अधिक वोट हैं और बीएसपी, कांग्रेस और आप, ये तीनों एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपने और बीएसपी ने कांग्रेस को चुन लिया और अपने जो सीटें थी वो कांग्रेस को दे दी, तो कांग्रेस के वोट बीजेपी की वोट से अधिक हो गए, तो हमारी सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। क्यों? क्योंकि आपने और बीएसपी ने, इन दोनों पार्टियों ने, इन दोनों संस्थाओं ने किसको चुना? कांग्रेस को चुना। तो हमारी सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की। तो जो सरकार अलग अलग समुदायों यानी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लोकसभा। लोकसभा से हम क्या समझते हैं, यानी क्या तात्पर्य है? लोकसभा संसद का निचला सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 545 होती है। इनमें से 543 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इज दैट क्लियर? यानी इसकी कुल सीटें होती है लोकसभा की 545, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लोग मनोनीत किए जाते हैं 543 यानी 543। इसके अलावा जो 2 लोग होते हैं वो एंग्लो इंडियन का मतलब हो गया जो हमारे देश के न है, यानी जो अन्य देश के जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो अलग समुदाय के लोग होते हैं, अलग देश के लोग होते हैं, उन्हें हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। यानी है तो वो भारतीय लेकिन मूल रूप से नहीं, वो बाहर से आकर यहाँ से हैं, उन्हें हम
एंग्लो इंडियन कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा, इनका कार्यकाल, लोकसभा का जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 साल का। इसके बाद आता है राज्यसभा। यह संसद का ऊपरी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। केंद्र सरकार यानी दिल्ली का जो हमारी केंद्र सरकार है, जो सभी राज्यों में जो मंत्री होते हैं, जो विधायक होते हैं, इन सभी का कार्य क्षेत्र देखते हैं। उन सब का मुखिया यानी हमारे देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री। यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी जो लोकसभा में निचला सदन जो होता है उसमें लोगों के द्वारा, यानी जो लोगों के द्वारा लोग चुने जाते हैं, यानी विधायक चुने जाते हैं। उन विधायकों में से मंत्री चुने जाते हैं और उन मंत्रियों में से जो सुप्रीम होता है, यानी जो उन सब का दायित्व करता है, उसे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। यानी जो सभी के अंदर प्रमुख होता है और जो सभी को कार्यभार सौंपता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। सरकार का वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होता है तथा देश की सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका होता है, यानी उसी के द्वारा हर क्षेत्र में कार्य मनोनीत किए जाते हैं कि किस तरीके से क्या कार्य करवाया जाए या कौन सा कानून कैसे पास किया जाए, कैसे कार्य किया जाए, कानून व्यवस्था कैसे बनाई जाए, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, यानी कोई भी व्यवस्था होती है तो वो प्रधानमंत्री के आज्ञा के बगैर नहीं की जा सकती। इसके बाद आता है स्थायी कार्यपालिका। इस वर्ग में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। प्रशासनिक अधिकारी से हमारा तात्पर्य जो भी हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारी होते हैं उन्हें हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं, जो सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हैं। सरकार की नीतियां जो होती हैं उनकी देख रेख करते हैं, जैसे IPS हुए या फिर उच्च न्यायालय के न्यायपालिका के न्यायाधीश हुए या विधायिका के विधायक हुए। ये सभी हमारे स्थायी कार्यपालिका के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजनीतिक संस्था देश की सरकार और राजनीतिक जीवन में आधार को नियमित करने वाली प्रक्रिया का समूह होता है। इसे हम राजनीतिक संस्था कहते हैं। कहने का भाव देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह होता है। यानी देश की सरकार यानी जो संस्था लोगों के द्वारा चुनी जाती है वो देश की सरकार होती है, और राजनीतिक जीवन यानी के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रियाओं का समूह, यानी जो संस्था लोगों के द्वारा चुनी गई है वो कार्य ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है, उनका लेखा जोखा रखने वाली संस्था को राजनीतिक संस्था कहा जाता है। कार्यतन ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले या नीति के बारे में बताया जाता है उसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। कहने का भाव यह है कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य या योजना बनाई जाती है उसको लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। राज्य निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो और घरेलू तथा विदेशी नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकारें बदल सकती हैं परंतु राज्य बना रहता है। यानी कहने का भाव यह है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और लोगों के द्वारा विभिन्न संस्थाओं का चुना जाता है, विभिन्न सरकारों को संस्थाओं को चुना जाता है और उन संस्थाओं से सरकार बनती है, लेकिन राज्य वही रहता है। वहाँ के लोगों को इतनी
सक्षम कर दिया जाता है कि वो अपने वोट के द्वारा किसी अन्य संस्था का निर्वाचन कर सकते हैं। इसके बाद है आरक्षण। भेदभाव के शिकार, वंचित और पिछड़े लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में कुछ शैक्षणिक संस्थाएं पद एवं सीटें आरक्षित करने की नीति। कहने का भाव यह है कि जो वर्ग यानी जो समुदाय प्रगति नहीं कर पा रहा है, निर्धनता रेखा से नीचे है, अपना कार्य प्रारूप ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उसको सरकार के द्वारा कुछ आरक्षण दिया जाता है, कुछ सरकारी नौकरियां दी जाती हैं, कुछ सीटें दी जाती हैं जिनके द्वारा वो अपना उत्थान कर सकता है, उसे हम आरक्षण कहते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इनमें से कोई सा भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मेरे पास कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं।